अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहरुद्दीन शेख। बोलने की आज़ादी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी है ऐसी एक शख्सियत जिन्हें थाने ज़िला में या मुमरा में, कलवा में कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इनसे बहुत बड़े काम करवाए हैं, जिसमें से इनके ड्रग डीलर के काफ़ी सारे चीज़ें इन्होंने एक्सपोज की है। जो कुछ गलत काम इन्होंने मुमरा शहर में, थाना शहर में अपनी छाप किस तरह बनाई है, जहां पे इन्होंने कोई गलत काम को सराहा नहीं है। और आज हमारे साथ में एक ऐसे मौजू पे बात होने वाली है जो रफीक साहब के साथ में चल रही है, जो इनको मुमरा शहर में इनको तड़ीपार के लिए बताया गया है कि इनको शहर छोड़कर जाना होगा। तो आज अभी अगला हम सवाल करना चाहेंगे रफीक कामदार साहब से। रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया। तो आप इस मौजू पे क्या बोलना चाहेंगे? यानी मुझे जो तड़ीपारी की नोटिस दी गई है जी जी बिल्कुल। ठीक है, वो पुलिस का रूटीन काम है। आज से नहीं, 2012 से जो है पुलिस इसी तरह से जो है 2012 में मुझे तड़ीपार उसने नोटिस दे करके प्रोसेस पूरा करके किया था जी। फिर हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को कैंसिल किया था, रद्द ठहराया था। पुलिस की कार्रवाई जो है वो गलत ठहराई थी। फिर ये सिलसिला 2020 से शुरू हुआ है जी। 2020 में मुझे नोटिस दी गई, तो उस वक्त भी जो है कोविड आ गया, तो फिर वो मामला रुक गया जी। मामला रुकने के बाद में फिर अचानक उस नोटिस प्रोसेस को जी। फिर से 2 साल बाद, यानी 20 चला गया, 21 चला गया, 2022 में उसको जिंदा किया गया जी। तो 2022 में जिंदा करने के बाद जो है नोटिस वगैरह दी गई। तो रात के 12:30 साढ़े 12 बजे का टाइम था जी। तो ऐसे ही मैंने ऑन कैमरा ही वो नोटिस जैसे इस बार मैंने रिसीव की है, जैसे लोगों को पता चला है वीडियो देखने के बाद, तो उस वक्त भी लोगों ने देखा था। और उस वक्त भी फिर मुमरा कौसा की आवाम इस साल जिस तरीके से इस बार भी सड़कों पर उतरी थी, ह्यूमन चेन बना करके, खुद फैसला करके उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध जैसे किया, तो 2022 में भी हुआ था। अब 2022 में वो कैंसिल होने के बाद 2023 में फिर से मुझे नोटिस दिया गया, फिर से उसका प्रोसेस पूरा किया गया। प्रोसेस पूरा करने के बाद में ऑर्डर किया गया। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये सिर्फ जो है ये कार्रवाई सबसे पहले समझना चाहिए एक्सटर्नमेंट। तो एक्सटर्नमेंट की कार्रवाई मुंबई पुलिस एक्ट बोल लो या महाराष्ट्र पुलिस एक्ट बोल लो, ये होती किसके लिए है? शहर में या आबादी में जो भी एक पुलिस स्टेशन, 2 पुलिस स्टेशन, 4-5 पुलिस स्टेशन या अलग अलग कई पूरे जिले में या 2-4 जिलों में जब आदमी जिस तरह की कार्रवाई पुलिस मेरे खिलाफ कर रही है, मैं उसको कानून की रोशनी में बता रहा हूँ कि वो कार्रवाई कब होती है और किसके खिलाफ होती है कि जो बहुत ही समाज के लिए घातक है जी। जिसके खिलाफ जो है मारपीट के, लोगों से पैसे जबरन उगाने के, हफ्ता वसूली करने के, लोगों को डराने धमकाने के, आम आदमी हो या बिजनेस कैटेगरी के लोग हो या सोशल पर्सनालिटीज या बिजनेस पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हो, इनमें जाकर के क्रिमिनल एक्ट जो कर रहा है उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई जो है उसके लिए कानून का प्रावधान है, उसका वो लीगल प्रोविजन है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? हमारे खिलाफ उसको इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, अब पिछले कुछ महीनों में पुलिस ने मेरे खिलाफ कुछ मामला दर्ज किए, जिसमें एक मामला है बाबा रामगिरी ने जो गुस्ताखे नबी का मामला किया था, शान में गुस्ताखी, उस पर मैंने कॉल दिया था क्योंकि पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी। पुलिस का काम है मैंडेटरी, आपको एफआईआर लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट और लॉ प्रोविजंस बोल रहे हैं कि भाई रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुई है और अगर आकर के आपको कोई शिकायत दे रहा है तो आपको लेना चाहिए। ठीक है, आप ले और बाद में कंसर्न पुलिस को आप भेज सकते हो। तो वो लेने में इन्होंने देरी भी की, उलमाओं का इंसल्ट किया। तो वो कॉल मैंने दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए थे और हमने किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की थी जी। किसी दूसरे मजहब को या किसी धर्म को जो है उसके लिए हमने कोई गलत तरीके की बात नहीं की। बिल्कुल, हमारी सिर्फ शिकायत थी कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी लगातार की जा रही है, लोग बोल रहे हैं पुलिस इनएक्टिव बैठी है, हेट स्पीचेस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बार बार जो है ऑर्डर्स किया है पुलिस को सुओ मोटो अपराध दर्ज करने के लिए। उसका मतलब आप कॉग्निजेंस लो और एफआईआर दर्ज करो और आगे की कार्रवाई करो। अब उसी के लिए हमारी मांग थी। अब उसके लिए अगर आप कह रहे हो कि गैर कानूनी काम किया गया तो ये आपकी सोच है। अब वो कोर्ट में देखा जाएगा, गैर कानूनी था कानूनी था, वो मामला भी मेरे खिलाफ दर्ज है। वैसे ही विशालगढ़ में जो है दरगाह पर जो है कोशिश की गई थी हमला करने की, नीचे मुस्लिम आबादी में कोशिश की गई। तो एक मुस्लिम होने के नाते हम क्या उसकी
मुखालफत नहीं कर सकते, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते कि आप एक तरफ नारा लगाते हो एक देश दो कानून नहीं चलेगा। बेशक। तो मुस्लिम एट्रोसिटीज पर फिर सरकारें चुप क्यों है? जी मुस्लिम एट्रोसिटीज पर जी। सरकारें चुप क्यों है? अब आपकी दोहरी नीति ही बता रही है कि आप दो कानून चला रहे हो एक ही संविधान के तहत। पूरे देश में देख लो, आप पूरे देश में देख लो। अब फिलहाल मैं देख रहा हूं कि बेहिस बेजान मुर्दा हो चुकी मुस्लिम कौम, जो अव्वल तो कौम बची नहीं है, जी अव्वल तो वो कौम बची नहीं है, कहीं से कौम लग नहीं रही है, क्योंकि हम पहले से ही फिरकों में बटे हुए हैं। जी। तबलीग जमात अलग है, वहाबी है, देवबंद है, तो एक तरफ सुन्नी बरेलवी, एक तरफ अहले हदीस है, एक तरफ सल्फी है, दूसरे जो सेक्शंस है जी। उनकी तो बात हम कर ही नहीं सकते, उनकी तो बात हम कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में अगर हम आवाज उठा रहे तो हम सिस्टम को खटकेंगे ना साहब। जी। तो ठीक है, सिस्टम अपनी कार्रवाई करेगा, हम अल्लाह की जात पर भरोसा रख करके हम अपनी कार्रवाई करेंगे। बेशक। रफीक साहब, एक और बात रही आपसे, कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा जब आप इतने मतलब जो स्कैम्स बाहर लेकर आते हो और जो मतलब लाइक मिनिस्टर्स तक के भी आप चले गए हो? हाँ हाँ, तो देखिए पत्रकारिता का जिम्मा वही होता है। अगर सिस्टम करप्ट है और उसमें पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेशन ये मिल करके दोनों जो है करप्शन कर रहे, लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे, तो उस वक्त आपका काम बनता है कि फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट, हमारे भारत का जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, जिसके तहत हम चलने की बात करते हैं और करते भी है, चलते भी है। तो फिर हमारा काम है लोगों को सच्चाई बताए कि कितना करप्शन हो रहा है। एक गटर बनाने में, एक सड़क बनाने में, एक इमारत बनाने में, एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, जैसे अभी मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या नॉन करप्शन चल रहा होगा? कितनी मुंबई में अब जहां जहां वो MMR रीजन जितना है, तो वहां जहां जहां वो फैल रहा है, नवी मुंबई तक जाएगा, पनवेल तक जाएगा, आगे जाने वाला है ना, उससे भी आगे जाएगा। तो क्या नॉन करप्ट हो रहा है? कौन बोल सकता है, कौन गारंटी दे सकता है? अब एक तरफ हमारे PM नारा लगा दे, न खाऊंगा न खाने दूंगा लेकिन क्या चल रहा है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? जी, खाने वाले सब हमारे साथ है, तो खाने नहीं दूंगा, ये बात आपकी सही साबित हो गई, क्योंकि खाने वालों को आपने साथ ले लिया है, चाहे किसी को खुलकर लिया है, चाहे किसी को बैकडोर से या अंडर द टेबल से लिया है। क्या मसला? दूसरा सवाल ये है कि कभी आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आते हैं जब ये चीज को करने की? यही है कॉन्सिक्वेंसेस। आप जब सिस्टम के खिलाफ लड़ोगे, आप जब एक पैरेलल सिस्टम चलता है, ठीक है, तो वो पैरेलल सिस्टम जो है उसको आप टीच करोगे, उसको आप आघात करोगे, उस पर हमला करोगे, उसके खिलाफ लगातार बोलते रहोगे, तो वो पैरेलल सिस्टम और एक दिखावे का जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ वाला सिस्टम है, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि चला तो दोनों सिस्टम एक ही ग्रुप के लोग हैं ना, एक ही लॉबी चला रही है उसको, तो वो फिर मर्ज हो जाती है, वो एक हो जाती है और वो चाहती है कि रफीक कामदार जैसे लोग नहीं चाहिए। तो फिर ऐसी तड़ी पारी, इस तरीके के परेशान होना जाना कुछ भी नहीं है इसमें साहब। देखिए, ठीक है, लोग उतरे सड़कों पर, जो भी उतरे, इसमें रिलीजियस मैटर्स भी थे, तो रिलीजियस लीडर्स को होना चाहिए था, नहीं रहे, उनकी अपनी सोच की बात है, क्या डर है या फिर क्या प्रिवेंशन है, आई डोंट नो, मगर ठीक है, आपका शुक्रिया, जो आए उनका भी शुक्रिया, जो नहीं आए उनका भी शुक्रिया, ठीक है। हमारा काम हमें करना है, अब किस दायरे में करना है, किस तरह से करना है, वो हम करते रहेंगे। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो यही रहते हैं कि सिस्टम आपको सताएगा और आप प्रिपेयर रहिए उसको फेस करने के लिए। और मैं हमेशा रहा हूं, ये कोई पहली बार मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये लगातार होता आ रहा है। तो आई एम मेंटली, फिजिकली हर तरीके से प्रिपेयर हूं। सिर्फ इतना ही है कि कोई बहुत बड़ा मैं साहिबी हैसियत आदमी नहीं हूं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अल्लाह उसके भी रास्ते निकाल देता है और असबाब बना करके उसमें से पार करवा देता है। अच्छा, अभी रफीक साहब, हम लोग अभी आ रहे थे, हम लोग जैसे मुमरा हम लोगों ने एंटर किया, हाँ, तो हम लोगों ने भी कुछ पोस्टर्स देखे आपके कि रफीक कामदार होना आसान नहीं है जी। तो इस बात पे कुछ रोशनी डालिए आप। नहीं, मैं क्या रोशनी डालूं, अभी आप बोलने की आजादी के साथ जो है आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आपने पोस्टर्स देखे, अब मुझे पता भी नहीं किन लोगों ने लगाए हैं। जी जी जी, एकदम बिल्कुल, मतलब मैं कसम वसम जल्दी खाता नहीं, लेकिन अगर कोई चाहेगा तो मैं कसम खाकर बता सकता हूँ। मैं ऐसा मतलब आपके अल्फाज पे यकीन
पूरा कर सकते हैं आप कि लोग। मैं वो सब काम करता नहीं हूँ। वो जो पोस्टर्स, होर्डिंग, बैनर जो है, जो चाहने वाले हैं, फॉलो है, जी। ऐसे ही लोगों ने लगाए हैं। और सीधी सी बात है ना भाई, अगर आप सिस्टम चलाने वालों के बिल्कुल मुकाबिल खड़े होकर के आंख में आंख डाल करके बात करोगे, जी तो ये सब करना आसान तो नहीं है ना। बिल्कुल। और ये उसके चलते झेलना, जी इसका सामना करना, इसका फेस करना, ये भी तो आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आसान नहीं है, नहीं है। तो मतलब ये बात एकदम सही है कि रफीक कामदार अल्लाह ने एक ही बनाया है। बेशक, देखिए, अल्लाह ने खसूसियात जो रखी है ना, वो खसूसियात में जो है, जिनको जो काम उसको अल्लाह को लेना है उन लोगों से, जी। तो वो अल्लाह काम ले लेता है और उसका जोड़ दोबारा नहीं बनाता है। ओके। हाँ, सिमिलर लोग मिल जाएंगे, लेकिन 100% एक जैसे मिल जाएंगे पर एक जैसा नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मुमरा में मतलब ऐसा समझा जाता है बाहर की दुनिया में, जैसे कि मुमरा के बाहर के जो मतलब जो शहर शुरू होते हैं, कलवा है, थाना है, उसके आगे, बट जो मुमरा को लेके, जो मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मुमरा डेवलप हुआ है। मेरी राय है ऐसी, क्योंकि मैं काफी सालों बाद एक राउंड पे आया हूँ। तो क्या वाकई में मुमरा डेवलप हुआ है? हाँ, सड़कें काफी सारी बन गई, ठीक है। जी। फाइलों की बात करें तो एक सड़क 10 बार बनी, अच्छा। ठीक है। ओके। 22 करोड़ का माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, वो सड़कों, नालों, गटरों में ही चला गया। अच्छा। अपलिफ्टमेंट फॉर द कम्युनिटी ऑफ माइनॉरिटी, ओके। यानी कि माइनॉरिटी में जितनी भी कम्युनिटीज है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, इन सब के अपलिफ्टमेंट के लिए था, जी ठीक है। तो अब यहाँ तो बहुत सारे जैन बंधु है, जी हमारे भाई है, जी सोने का कारोबार करते हैं, जी ठीक है। वो तो कारोबार अपना कर रहे जी। हैं, लेकिन उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, मुसलमानों का तो बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा है यहाँ पर, जी ठीक है। फर्स्ट वो है, सेकंड जैन है, फिर ईसाई भी है यहाँ पर सिख भी है। तो उनके कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए आया हुआ पैसा कहाँ गया? नालों में, सड़कों में, गटरों में, ठीक है, फुटपाथ में, जो ऐसी फुटपाथ में जो कहीं दिखती नहीं, जो चलने मिलती नहीं। तो आपको डेवलप उठता हुआ लग रहा है, लेकिन 2009 के पहले ये 54 बेलापुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र हुआ करता जी। था। नवी मुंबई के धारावी गांव से शुरू होकर के ये मीरा भाईंदर उत्तन पे खत्म होता था। अच्छा। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। उस कॉन्स्टिट्यूंसी की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। एक कल्याण ग्रामीण है, एक मुमरा कलवा है, जी। एक ऐरोली है, एक बेलापुर है, एक ओला माजीवड़ा है, जी। फिर एक मीरा भाईंदर है। जी। तो इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है, तो आप ये एशिया की सबसे बड़ी एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाई जाती थी, जी। ठीक है। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। अब यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होकर के अब तक 4 चुनाव हो गए। ओके। कारपोरेशन में पहले 5 कारपोरेटर थे, 4 कारपोरेटर थे, जी। आज 23 के करीब की फिगर है, जी। यानी कि डेमोग्राफी के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा है, तो ठीक है, डेवलप आपको नजर आ रहा है। और जो लोग दावा करते हैं, जी। तो सड़कें बनी है, चाहे वो महंगी बनी, चाहे वो भ्रष्टाचार के तहत बनी, सड़कें बनी है। और इकलौता एक ये डेवलपमेंट मुमरा कौसा में हुआ है सड़कें बनने का। ओके। हाँ, और बात करोगे नालों की, तो नाले हजम हो गए। किसने हजम किए? हमने बता चुके कई बार जी। किस तरह से हजम हो रहे, वो भी हमने बता चुके। तो वह डेवलपमेंट एक बहुत वास्ट, मतलब बहुत गहरा और बहुत चौड़ा इशू है, उस पर हमें अलग से बात करना पड़ेगी। और मैं आपकी राय से जो है, आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख सकता, सहमत नहीं हूं मैं कि डेवलपमेंट हुआ है। ओके। हाँ, हमने एक स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि चुना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से क्या आया, कितना आया, वो आज तक किसी को पता नहीं है, ना उस पर कभी कोई बात हुई है। स्टेट गवर्नमेंट ने हमें कह दिया, ओके, ठीक है, कारपोरेशन से ही मिला है जो भी मिला है। तो कारपोरेशन में जब भी सत्ता की राजनीति के ताने बाने चले हैं, उस हिसाब से मुमरा कौसा को जो है मिला है ऐसा टैक्स पेयर्स, प्रॉपर्टी टैक्स भरना, पानी का बिल भरना, पद कर भरना, फुटपाथ कर भरना, ऐसे कई सारे टैक्सेस भरने के बाद जो है मुमरा कौसा को जो भी कारपोरेशन से मिला है, वो सत्ता के जोड़ तोड़ के और उसके ताने बने के तहत ही मिला है, एक रेशो के हिसाब से नहीं मिला है। रफीक साहब, फ्रीडम ऑफ प्रेस का किस हद तक वायलेशन हो रहा है? काफी हद तक के पूरे मुल्क में हो रहा है। अपने अपने सतह पर हर कोई करता है। सिस्टम में अलग अलग फैकल्टीज है, पुलिस है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, फिर सेमी ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट के, मतलब आप जिसके खिलाफ बोलोगे
जिसके खिलाफ आप लिखोगे जी। तो वो आपको दबाएगा, सप्रेस करेगा। पॉलिटिशियंस तो करते ही है, सरकारें भी करती है। जी। कई सारे उदाहरण है देश में। अभी हाल ही में देखिए, वो एक कवि है, शायरा है, नेहा सिंह राठौड़। जी जी जी। ठीक है। अभी जो पहलगाम के हाँ, में देख सकते हैं आप। आ रहा है हाँ, सामने। तो हाईकोर्ट ने उस चीज को गलत भी ठहराया है कि गलत कार्रवाई है उनके खिलाफ। इस तरीके की कार्रवाई जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ कहलाएगी। जी। तो ठीक है भाई, अगर तीखा बोलना या फिर सीधे सवाल करना जी या फिर सीधा मर्म पर आघात जिसे कहते हैं, जी। यानी जड़ पर हमला, अगर इस तरह से बातें आप करोगे जी। तो वो सिस्टम को और रूलर्स को वो कभी पसंद नहीं आती। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो खतरे में है, चल रही है, और आगे और ज्यादा इसका मामला बढ़ेगा। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर मतलब जैसे कि जो सरकार भी या कोर्ट हो गया या फिर जैसे मामला जैसे लोगों के सामने भी जाते हैं, तो इसको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है? नहीं, या फिर ये कभी करेक्ट होगा या ये ऐसे जो चल रहा है वैसे ही चलेगा? नहीं, फिलहाल तो वैसे ही चलने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो सिस्टम चल रहा है अभी, इस सिस्टम में मामला ऐसा है कि रिवोल्यूशनरी इसमें कदम चाहिए जी। और रिवोल्यूशन जो है वो आवाम जनता के बगैर आ नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो आवाम को समझना होगा कि सरकार जो है अभी एक जन अधिकार सूचना कानून महाराष्ट्र सरकार ला रही थी। जी। तो वो बहुत खतरनाक कानून है। उसमें भी आपके बोलने की आजादी का मामला जो है लगभग सरकार ने खत्म किया है। क्या ऐसा लगेगा कि सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आपने कुछ बात जो है गलत कही है उनके हिसाब से, जी, तो वो अपने बनाए हुए कानून के क्राइटेरिया में उसको फिट करेंगे, आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। जी। तो एक इंडिविजुअल पर्सन भी बोल नहीं सकता, एक प्रेस पर्सन भी बोल नहीं सकता, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी आप बात नहीं कर सकते हो। तो फिर कहां से बचेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहां से बचेगा? तो ये मैटर ऑफ रिवोल्यूशन है और मैटर ऑफ जो है पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक को भी, आवाम को भी, मैंगो पीपल कह लें, आम आदमी कह लें, जो भी कह लें आप इसको, लेकिन उसको ये सोचना होगा कि एक देश का नागरिक होने के नाते, एक देश का शहरी सिटीजन होने के नाते उसको क्या मिल रहा है और उसके पास क्या बचने वाला है। आने वाले दिनों में ये जो रिलीजियस पॉलिटिक्स की जा रही है, पोलराइजेशन की राजनीति, मुसलमानों के खिलाफ बहुत परसेप्शन ला करके उसको एक बहुसंख्यक हिंदू समाज जो है उसको उसके मुकाबिल खड़ा किया जा रहा है, खड़ा किया जा चुका है, लेकिन और उसमें मजबूती लाई जा रही है। तो इस लड़ाई में हम एक आजाद मुल्क थे, एक सोवरेनिटी जो हमारी हर एक की थी वो कितनी खतरे में लाई जा रही है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ला करके कि इस देश की समस्या जो है वो मुसलमान है, ये पिक्चर क्रिएट किया जा रहा है जी। और वो इतना लार्जर देन कैनवस उसको क्रिएट किया जा रहा है ना कि आप देख लो कि अच्छा खासा सहिष्णु हमारा हिंदू भाई जो है, सेकुलर सोच वाला जो हिंदू भाई है, वो भी काफी हद तक अब उसके छलावे में फंसता नजर आ रहा है। तो ये वजह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अब लोगों को इतना ज्यादा मतलब चॉइस नहीं लग रही है, उसकी फिक्र नहीं लग रही है, उसके ऊपर लोगों में सोच नहीं नजर आ रही है। ये मुझे एक कारण लगता है उसका। चलिए, बेहतर है। रफीक साहब, मैं कल की बात है, कल या परसों की बात है, आपका मैंने एक वीडियो देखा और वहां पे उस वीडियो में तकरीबन कुछ बच्चे थे, मतलब लड़कियां भी थी, और एक वो लोग एक स्टैंड लेके खड़े थे, वी स्टैंड फॉर रफीक कामदार। तो मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक 8 साल की बच्ची, एक 11 साल की बच्ची, एक 12 साल की बच्ची, और उसमें से और कुछ छोटे तलबात थे जो वो लोगों ने आपके लिए एक स्टैंड लिया था, विच इज वेरी प्राउड। एक इंसान को, मतलब अगर कोई एक छोटा बच्चा जो अपनी उम्र की नशोनुमा में बड़ा भी नहीं हुआ है, बट अगर आज वो एक नाम को लेके खड़ा है, वो एक नाम की बका की, मतलब वो ये डिमांड कर रहा है कि उसका नाम बाकी रहे, उस आदमी, वो आदमी जो उसका आइडियल है, रफीक कामदार, जो नाम लिखा हुआ था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो आपको बनाया है, तो उस बच्ची की मोहब्बत में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, कैसा है मालूम है, मैं अक्सर मेरे ऑफिस के नीचे कभी खड़ा रहता हूँ जी, या फिर या शहर में रिपोर्टिंग के लिए जो है जाता हूँ जी, कई जगहों पर जाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, मिलते हैं,
5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18-20 साल, 24-25 साल का पूरा मतलब जवान भी जो है वो ऐसे भी लोग मिलते हैं। जी। बहुत से बच्चों की तो माएँ आती है, उनके फादर आते हैं, पिता आते हैं जी। कि एक तस्वीर बच्चे को आपके साथ लेनी है। जी। तो ये वही मोहब्बत है, और अल्हम्दुलिल्लाह। वही मोहब्बत के चलते जो है मुझे देख रहे तो ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी सोच क्या है, मैं शहर को किस दिशा में मतलब मैं चाहता हूँ, लोगों को मैं क्या बताता हूँ, क्या कमियां हैं, जी। किस तरह की चीजें चल रही है हर फ्रंट पर, तो वो मेरी फिक्र को लोग समझते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। उसी फिक्र को ध्यान में रख करके बच्चों में भी वो चीजें हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो वो मोहब्बत बच्चों ने जताई है मेरे लिए, और वो मोहब्बत जो है मैं चाहूंगा कि अल्लाह ऐसी कायम रखे। आमीन आमीन। मुमरा के लिए आप एक नाम बन चुके हो, एक शोहरत अल्लाह ने आपको जो नवाजी है जी। रफीक कामदार के नाम जी। से। तो मुमरा के लिए मुमरा के लोग जो आपके लिए जो स्टैंड ले रहे हैं, जो खड़े रह के जो ह्यूमन चेन बनाई जा रही है, हाँ। तो उस सिलसिले में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं देखिए ऐसा है कि कुछ लोगों ने पहल की थी, जब मुझे 12 तारीख को नोटिस मिली, जी। फिर उसके 1-2 दिन बाद पहल करके लोगों ने जो है ऐलान किया कि हम ह्यूमन चेन करेंगे। इंशाअल्लाह। तो ये सभी लोग जो है पहल करने वाले, फिर उनके पहल पर, उनके कॉल पर जो है आने वाले और ह्यूमन चेन बनाने वाले, तो सभी हमारे शहर के लोग हैं, शहर के नहीं बाहर के भी लोग, काफी सारे लोग आए थे यहाँ वहां से, वो लोग भी शामिल हुए। और मैं ऐसे सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि जितने भी लोग शामिल हुए, तो उनको पता है कि शहर के लिए मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, तभी वो लोग आए। पुलिस घातक बता रही है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को खतरा बता रही है, असल में लॉ एंड ऑर्डर की जो कमियां हैं, शहर की चौखट में जो एक उसका निजाम जो है, उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसमें मुखरता से बोलता हूँ, तो वो उनको घातक लगता है, और ये शहर की भलाई के लिए लगता है, इसीलिए लोग खड़े हुए। जी बिल्कुल, वरना क्यों खड़े होते लोग, जाहिर सी बात। तो फिर एक बार उन तमाम लोगों का शुक्रिया मेरी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रफीक साहब, ये जो लोग आपके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे हो गए, जवान हो गए, बूढ़े भी हो गए, तो इसका कुछ असर नजर आ रहा है? देखिए, असर सिस्टम को लेना रहता है ना जी, तो वो सिस्टम ले लेता है उसका असर। ओके। अब प्रोटेस्ट होकर के 1 ही दिन बीता है, जी जी। अभी तक तो इसके बारे में कुछ अभी जानकारी नहीं है एग्जैक्ट, मतलब क्या असर है इसका, क्या है क्या नहीं, तो मैं वो बिल्कुल एकदम राइट वे में आपको नहीं बता पाऊंगा। ओके जी। अल्हम्दुलिल्लाह। रफीक साहब, अगर आपको बोलने की आजादी के मौजू पे अगर कुछ एक टॉपिक दिया जाए, तो बोलने की आजादी में, या बोलने की आजादी जिसको एक्चुअली आज लोग समझना बंद कर दिए हैं, लोग आज मतलब अल्फाज की गहराइयों को समझना बंद कर दिए, तो ये जो अल्फाज है बोलने की आजादी, आप इसको किस तरह से अपने तरीके से बोलना चाहोगे? देखिए, बोलने की आजादी, ये आजादी का सिस्टम जो है जी, ये अल्लाह की तरफ से है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप जो है पूछने के हकदार हो, जी, आप बोलने के हकदार हो, जी, आपको जो गलत लगता है, जी, आपको जो ठीक नहीं लगता है, आपको उसके खिलाफ बोलना है। अब दीन इस्लाम, आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या कह के गए कि जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, बिल्कुल, जुल्म के खिलाफ बोलो, बिल्कुल, जुल्म की मुखालफत करो। बेशक। तो बोलने की आजादी ये हमारे दीन ने दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये हमारे दीन ने दी है, ये वो दीन है कि एक आम मुसलमान खड़े रह करके अपने खलीफा को पूछ सकता है कुर्ते का हिसाब, माशाअल्लाह। ठीक है। अब कैसा है कि दुनियावी निजाम, दुनियावी सिस्टम, यानी कि जो बिल्कुल एकदम अदल इंसाफ वाला जो सिस्टम होता है, जी, जस्टिस वाला, जी, तो उसने जो बोलने की आजादी दे रखी है लोगों को, जी, आज लोग उसको भुला बैठे हैं। उसके तहत, उसके गाइडेंस में या उसकी रोशनी में बोलना नहीं चाहते। बिल्कुल। अब अपने अपने वेरिएशंस है, अपने अपने थॉट प्रोसेस है, अपने अपने आइडियल्स लोगों ने बना लिए हैं, दुनियावी तौर पर लोग बना चुके अपने आइडियल्स,
लोगों ने उनको पाल लिया है। जी। तो अब इसमें बहुत फर्क आ चुका है। बोलने की आजादी सहूलियत के मुताबिक अब ज्यादा इस्तेमाल होती है। जो न्यूट्रल वे में हक में रह करके जी। बोलने की आजादी का इस्तेमाल होना चाहिए, वो वैसा अब नहीं होता हो रहा है। और जो करेगा वो रफीक कामदार बनेगा। जबरदस्त बात। मतलब वो जो मतलब कुछ मिनट पहले जो बात बोली गई थी कि रफीक कामदार होना आसान नहीं है, तो ये एक्चुअली में ये उसका जवाब है कि जो बोलेगा वो रफीक कामदार बनेगा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। रफीक साहब, अभी एक और दूसरी बात है कि अब तक के आपके ऊपर कितनी पिटीशन फाइल हो चुकी है यानी तड़ीपारी के खिलाफ। खिलाफ? और देखिए, उससे पहले ऐसा है जो कि- पहले थे उससे पहले भी कुछ कुछ केसेस केसेस तो चल ही रही है ना। मैंने भी आपको बताया कि पिछले 3-4 महीने में 3-4 ऑफिस पुलिस ने धड़ाधड़ रजिस्टर कर दी। ओके। अब उसमें आपको बता दो, देखिए बहुत दुख तकलीफ वाली बात क्या है मालूम है जी आप अपने आप को अहले हदीस कहें, सलफी कहें, जी आप अपने आप को देवबंद, वहाबी, तबलीग जमात या उसी के फॉलोइंग वाले बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से दीनी तौर पर, जी रिलीजियस तौर पर। फिर एक तबका हमारा बसता है सुन्नी बरेलवी। जी ठीक है। अब सुन्नी बरेलवी में हजरत ताजुश शरिया वाले हैं, जी फिर ख्वाजा गरीब नवाज वाले हैं, जी फिर आला हजरत वाले हैं, जी। फिर गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु वाले हैं। सबकी ट्रेनें अलग अलग है ना, सबकी ट्रेनें अलग अलग है। अब तबलीग जमात जैसे अलग ट्रेन है, देवबंद अलग ट्रेन है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, अब जैसे इसमें हमारे शिया मुस्लिम भाई भी है, जी 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 ठीक है, उसमें भी इश्नाशारी, शिया, फिर दाऊदी, खोजा, आगा खानी, लेकिन बड़ा तबका है हमारे शिया भाइयों का, जी है ना। अब ये इतना सारा मामला है। अब आप सब जो है अकायद के मामलों में आओगे, आप सब जो है दीन के मामलों में आओगे, तो आप सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल और आखिर नबी मान रहे हो, बिल्कुल है ना। आप जो है कुरान को अपना रहनुमा मान रहे हो। जी अब इसी में आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हमारा कुरान, सुन्नत, इन सब में खराबी करने वाले लोग मेरे खिलाफ पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उलमाओं ने उनके फैक्टर को पकड़ा, उनको बेनकाब किया। मैं गौहर शाही की बात कर, बिल्कुल। वो गौहर शाही वाला बूढ़ा जो है वीडियो डालता है मेरे खिलाफ, जो फितना है, मुसलमानों को वर्गला रहा है, जी अपना कलमा पढ़वा रहे। तो हमने उलमाओं की जबान पर गए, हमने कवरेज किया, लोगों के सामने रखा। जी शकील बिन हनीफ जैसा जो फितना है, हम लगातार उसके बारे में भी बताते हैं। जी अब वो लोग, हमें जानकारी मिली कि हमारे कुछ यहाँ शहर में सुपारी लेकर पिछले कुछ सालों से पर्टिकुलर मेरे खिलाफ झूठी शिकायतें करने वाले कुछ लोग हैं। उन्हीं में से एक लेडीज को पकड़ करके और उनके कुछ साथियों को लेकर के पैसा दे करके पुलिस स्टेशन के बाहर बैठाया जा रहा है। वो बूढ़ा वो पेशकर खान जो है, जी वो मरदूद मुनाफिक, वो मेरे खिलाफ वीडियो डाल रहा है। लेकिन हमारे बाकी तमाम जितने भी मकतब है, फिक्र है, जितने मसलक है, उनके उलमाओं के पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। जी वो एक वीडियो नहीं डाल सकते, वो हमारे लिए आ भी नहीं सकते, हमारे लिए आकर के बोल भी नहीं सकते। अब मसला ये हो गया है कि फिर उलमाओं की आवाज को लब्बैक कब कहना और क्यों कहना, क्योंकि ये मामला तो जो है दीन में खराबी, खलल पैदा करने वाले थे तमाम। और मैंने अगर आपका उसमें साथ दिया तो मैंने गुनाह
प्रैक्टिकल दीन कहलाता है कि अमल करो, लोगों को दिखाओ, जी फिर बयान करो, फिर बताओ। तो इसकी सीख आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए, लेकिन आज हम उस चीज को छोड़ करके बैठे हैं। जी हम अनर्गल चीजों में, रवायात में, हम चीजों में उलझे हुए हैं। जी तो इसलिए जो है ना, बेअमल हो गए, बादीन हो गए। जी कहने के लिए बादीन है लेकिन अमल में नहीं है, बेअमल है। जी तो फिर क्या असर रहेगा? एक सहाबा गए हैं एक मुल्क में, एक सहाबा, जी उस पूरे मुल्क की फिजा को, उस पूरे मुल्क के माहौल को सहाबाओं ने अपने अमल से बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अमल वाले बने तो लोग हमें मुसलमान मानेंगे और समझेंगे कि मुसलमान क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इस बात को एक छोटी सी मतलब एक एक्सप्लेनेशन है कि इल्म और अमल दोनों भी एक ही चीज है, पर पहले अमल पैरा बन जाओ, जो फिर इल्म है उसको समझने में आसानी होगी। तो बेहतर है रफीक साहब ने जो ये बात को बयां किया है अपने तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफी समझने वाली बात है कि आज मुसलमान किस माशरे में फंसा है और मुसलमान की एक्चुअली ताकत क्या थी, मुसलमान ये समझने को तैयार है या नहीं। ये तो मतलब अभी जैसे बोल दिया गया है कि भाई पहले अमल में चीज है, अमल में लेकर आओ। मतलब सबको एक चीज अच्छी चाहिए, शहर साफ चाहिए, पर खुद की सफाई का कोई ठिकाना नहीं है। तो बिल्कुल। कोशिश ये करे कि पहले अपनी सफाई, बाद में शहर की सफाई। अच्छा, शुरुआत खुद से। तो मतलब इसमें ऐसा है कि पहल करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। अगर शहर का मंजर बदलना है और माशरे का भी मंजर अगर बदलना है, और अगर अच्छी मतलब एक पॉजिटिव वाइज में या पॉजिटिवली अगर हम चीजें देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को बदलना जरूरी है। बेशक बेशक। अच्छा, ये रफीक साहब ये एक हो गई, मतलब ये एक हमारा एक टॉपिक जो था ये एक प्रोफेशनलिज्म पे था। अभी दूसरा मैं कुछ मुमरा के ताल्लुक से आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। जैसे आपके मुमरा में काफी उभरते सितारे नजर आ रहे हैं जो एज ए पॉलिटिशियन, जैसे कि काफी मतलब 2 से 3 नाम तो बहुत ज्यादा सुनाई देते हैं, जिसमें से पहला नाम है मर्जिया शानू पठान। तो क्या उसमें क्या राय देना चाहेंगे आप? मतलब मैं मतलब ये वो अपना पॉलिटिकल करियर बनाना चाह रही है, जी। बनाए अपना, क्या राय दूं मैं उसमें? नहीं, एक मतलब ऐसा है कि कि नहीं, किसी के सियासी करियर के लिए मेरे पास ना कोई राय ना कोई मेथी है। ओके, हाँ, नहीं मतलब ऐसा है कि कहीं पर भी उन्होंने मतलब ऐसा है कि दिखाया जाता है, काफी हम वीडियोस में भी देखते हैं कि एक एमएसपी फाउंडेशन जो काफी मेहनत करती है रमजान में, और जैसे कि पॉलिटिशियन। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जी रमजान में ट्रैफिक को रिलीव करने का, ट्रैफिक रिलीव करने का, उनको काम करने का शुरुआत का नॉन ऑर्गेनाइजेशन और बगैर किसी नाम के जी बेचार ने शुरू किया था उसको। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस विभाग के साथ मिलकर, रिक्शा यूनियनों के साथ मिलकर ओके टीम एचआर ने शुरू किया था। अब ठीक है, बाद में आ जाते हैं, काफी सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं और सिलसिले को कायम रखते हैं, तो अच्छी बात है, करे, लेकिन सिंसियरिटी के साथ करे, शोबाजी ना करे। काम में जो है ना ईमानदारी होनी चाहिए, जमीनी जुड़ा होना चाहिए, उसकी जड़ें जो है जमीन के नीचे जानी चाहिए। ऊपर ऊपर रहती है, आंधी तूफान या तेज हवा का झोंका उन जड़ों को उखाड़ देता है। माशाल्लाह। एक दूसरा नाम था सहारा यूनुस, शहर यूनुस। शहर यूनुस। ठीक है, देखिए वो असल में जितनी भी बच्चियां हैं, जी मेरे फैमिली रिलेशंस भी है, माशाल्लाह। प्रेस और पॉलिटिकल रिलेशंस भी है। जी और ऐसा है कि मैं मतलब रिलेशंस को अहमियत नहीं देता जब बात आती है काम की जी या जस्टिफिकेशन की। जी तो हमेशा एक जैसा माहौल और एक जैसे मामला नहीं रहते हैं, है ना। जी तो अच्छी बच्चियां हैं। जी शहर जो है, मेरे दोस्त है इकबाल भाई, जी जी उनकी पोती है माशाल्लाह। इकबाल शेख, हमारे जनता दल की टीम के वो काफी पुराने साथी है हमारे। तो इसलिए जो है एक फैमिली का हमारा क्लोज रिलेशंस भी है। और अब कम उम्र है मर्जिया भी और शहर भी। जी देखिए, अभी अनुभव आना, मैच्योरिटी होना, जी उसको वक्त लगेगा, गलतियां कुछ होगी भी, जी लेकिन अच्छा है। देखिए, कुछ भी है लेकिन अच्छा है कि पहल कर रहे हो, अपनी अकल, अपनी सलाहियत,
अपने सपोर्ट के मुताबिक पहल कर रहे हो, कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू, कुछ ना कुछ करने की जो है चाहत एक चाहत में जो है आप लगे रहते हो, लगे रहिए। फर्क इतना ही है, मैं फिर से कहूंगा कि वो जो कर रहे हो जी। उसको जड़ वाला काम करो, जमीन के अंदर जाने वाला, जमीन के ऊपर वाला। जमीन से जुड़ के काम करो। इतना ही मैं दोनों बच्चियों से कहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, जैसे कि थोड़ा सा एक राइवलरी क्वेश्चन हो सकता ही है, जैसे पर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जो यहाँ पे मुमरा के खैर ख्वाह माने जाते हैं, मतलब ऐसा है कि जिन्होंने 2009 में, मतलब जब से वो मिनिस्टर बन के आए थे तब से वो, मतलब ऐसा है कि मुमरा के तरफ से ये बात देखी गई है कि वो बहुत ग्राउंड लेवल पे रह के काम करते हैं, और मतलब ऐसा है कि लोगों के प्रिय नेता, मतलब जैसे कि है बोला जाता है। देखिए, आपकी केक शॉप का फीता वो काटते हैं, आपकी जूते की दुकान का फीता वो काटते हैं, जी ठीक है, आपकी शादी में वो आते हैं, जी आपके बच्चे के बर्थडे में वो आते हैं, जी मैयत किसी की हो जाती वो आते हैं, जी। तो ही इज एवरीवेयर ना। ओके। तो बहुत अच्छे मतलब बॉन्डिंग है उनकी आवाम के साथ में, जी ये उससे ही साबित होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, जैसे कि एक हमारा जो टाइटल है बोलने की आज़ादी, तो एक रफीक साहब, हम आपके एक मिनट का, हम पूरा 1 मिनट चाहेंगे कि आप ये बोलने की आज़ादी को अपने तरीके से, रफीक कामदार के तरीके से आप उसको डिस्क्राइब करें। देखिए, मैंने आपने पहले भी पूछा, मैंने बता दिया, बोलने की आज़ादी, तो बोलने की आज़ादी जो है सभी को है, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, इसका एक क्राइटेरिया होता है। तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको बोलना चाहिए। बोलने की आज़ादी पूरी पूरी है, लेकिन सिर्फ समझे कि आप एक आम आदमी से बात कर रहे, आप एक सरकारी अधिकारी से बात कर रहे, आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, नुमाइंदा, एमएलए, एमपी या एक्स इनसे बात कर रहे, या फिर आप बवक्त एक साथ 50 आदमी से बात कर रहे हैं या 50,000 आदमी से बात कर रहे हैं। तो बोलने की आज़ादी हर लिहाज में, हर हाल में है, लेकिन कब, कैसे, कहाँ, कब क्या बोलना है, ये समझना बेहद जरूरी है। ये समझ रखिए और बिंदास बोलिए। बढ़िया है। और रफीक साहब, आपका जो मतलब जो माजी गुजरा है, जो आपके, मतलब जैसे कि जब आपने मुमरा में ये जो स्टार्ट किया, चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद ये माजी में आपके कैसे, मतलब एक जिंदगी कैसी रही है? यही स्ट्रगल वाली ही रही है। जी। हर साल 2 साल में 2-4 केस, 5 केस ओके। बना देते हैं लोग, सुपारीबाज कुछ बना देते हैं, कुछ सियासी दबाव में, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में, फिर उसके बाद ऐसी तड़ी पारी कार्रवाइयों का सामना करना, जेल जाने का सामना करना, पुलिस लॉकअप का सामना करना, कोर्ट कचहरी का सामना करना। तो वो तो लगा रहा है, एक लंबा तवील सिलसिला है जो अब तक चला आ रहा है। इस तड़ी पारी नोटिस से भी वो सामने आया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा कभी रुका नहीं, अल्लाह ने कभी रुकने नहीं दिया। ये उसका करोड़ों करोड़ों एहसान है उसके हबीब के सदके तुफैल। अल्हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी सवाल आपसे रफीक साहब, कि आप क्या मांग करना चाहोगे थाना पुलिस? नहीं, मेरे को मेरी कोई मांग, मतलब एक कुछ वो जो मेरे खिलाफ हर्ष कार्रवाई कर रहे हैं, सच्चाई जानने के बाद मेरी खबरों पे वो केसेस बनाते हैं। हाँ, उन खबरों को ना तो उसकी तहकीक की जाती है, ना उसकी न्यूट्रलिटी चेक की जाती है, ना उससे जुड़े हुए एविडेंस चेक किए जाते हैं, और सीधा सीधा मामला आप दर्ज कर देते हो, जो सेक्शंस रिलायबल भी नहीं है, जो सेक्शंस इररिलेवेंट है, वहां उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है। ऐसे सेक्शन मेरे खिलाफ लगा करके आप केस दर्ज करते हो, जो बातें मैंने बोली नहीं हो उसके सेक्शंस आप लगाते हो और फिर कार्रवाई करते हो। तो ऐसी क्या मांग करूं मैं, ऐसे इनसे क्या मांग करूं? मांग कर ही नहीं सकते ऐसे उसे। बट मैं फिर भी एक बात बोलना चाहूंगा कि कोशिश कीजिए कि तहकीक बराबर हो, और तहकीक का मौजू बराबर होना चाहिए। और जैसे हम लोग ने काफ़ी चीज़ें सुनी थी, रफ़ीक कामदार क्या है, रफ़ीक कामदार कैसे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से रफ़ीक कामदार ऐसे है। और जितना भी इन्होंने, अल्लाह ने इनसे काम करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बिना कोई मतलब के, बिना कोई खौफ के, आदमी आज के जो ज़माने में मसला ये चल रहा है कि कोई किसी के लिए क्यों करे। अगर आज एक सगे भाई का मामला हो तो सगा भाई भी 10 मिनट के बाद ये सोचता है बोलने के बाद कि मैंने ये क्यों बोला।
फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत को रखा है जो बिना मतलब के, बिना अपने मतलब के, बिना अपने कोई फायदे के, जो सिर्फ एक शहर के लिए, जो एक आम मुसलमान के लिए, एक आम इंसान के लिए करना चाहते हैं। तो प्लीज रफीक कामदार को सपोर्ट कीजिए और इनके हक में जितना हो सके एक बेहतर अपनी राय बनाइए और अपनी राय के साथ में इनको एक इंसाफ, जो आज शायद से समझ में नहीं आ रहा है कि इंसाफ है क्या, एक सही और गलत में बात इंसान बोलना भूल गया है। तो बस एक गुजारिश है, मुमरा की कौम से गुजारिश है, एक अवाम से गुजारिश है कि आप अपनी सही राय बनाएं। और खास करके जो पुलिस जोन में जो सेक्शंस आते हैं, मैं ये एक अपील, एक खास करके अपील है कि इसकी सही तहकीक और जांच हो और एक सही फैसले पे आए। तो इसके साथ मैं आज हमारा एपिसोड मुकम्मल करना चाहूंगा। रफीक भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें वक्त दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ एक 24 घंटे की मुलाकात थी, एक 24 घंटे में ही अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमको वक्त दिया और हमारे साथ एक काफी टाइम स्पेंड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। और रही बात, अल्लाह हर शहर में एक रफीक कामदार बनाए।